बाहर आज हमें स्टार्ट करते हैं टॉपिक सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। सही। तो आज की डेट का ये हमारा है तो लास्ट टॉपिक जो कि हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स और पीएच से रिलेटेड और इंडिकेटर से रिलेटेड बातें की थी। नाउ इन टुडेस क्लास सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स पर हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें आपके पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन तीन चीजों में आपको डिफरेंसेस आने चाहिए। सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सही है। क्या डिफरेंसेस है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सॉल्यूशन क्या है तो आप कहेंगे मैं होमोजेनियस है। मैं एक के लिए बात बताऊंगा, बाकी के लिए आप मुझे बातें जो है वो यकीनन हेल्प कर सकते हैं। होमोजेनियस अपीयरेंस है। सही। नो फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल, आप उसे फिल्टर नहीं कर सकते। नो फिल्टर का मतलब यानी पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पार्टिकल साइज स्मॉलेस्ट है, यानी पार्टिकल साइज स्मॉलेस्ट टाइनी, यानी वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। सही है। फिर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा क्या यहाँ पर विजिबिलिटी है? तो विजिबिलिटी का मतलब है कि यस पार्टिकल साइज को आप इतना स्मॉलर कह चुके हैं तो पार्टिकल्स नजर नहीं आते हैं बल्कि वो डिसॉल्व सॉल्यूशन का ही एक अपीयरेंस है। नेक्स्ट वन, लाइट या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से रिलेटेड एक फिनोमेना होता है दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसको आप कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सही। और टिंडल इफेक्ट का मतलब यही है कि आपके पास अगर आप सॉल्यूशन में से लाइट रेज को पास करवाते हैं तो यस वो स्कैटर्ड नहीं होती हैं बल्कि क्या होती है, क्रॉस कर। अच्छा, जिसे आपने होमोजेनस कहा उसको आप ट्रांसपेरेंट भी कह सकते। सॉल्यूशन की अपीयरेंस कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। सही है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा, यानी वाटर सॉल्यूशन अगर आप कहते हैं तो वाटर सॉल्यूशन तो नहीं है, वाटर तो एक सॉल्वेंट है। आपने उसमें सॉल्ट ऐड किया हुआ, आप देखें प्योर वाटर की और सॉल्ट सॉल्यूशन की अपीयरेंस क्या रहेगी, सेम है। सही है। सस्पेंशन आपके पास हेटेरोजेनस है। हेटेरोजेनस ऐसे मान लीजिए कि आपने वाटर के अंदर सेंट को क्या किया, डिसॉल्व, तो बिल्कुल इस तरह का कि पार्टिकल्स या सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नजर आते हैं। यस, हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर पेपर और द सक्शन पंप्स वगैरह। पार्टिकल साइज ग्रेटर है, ग्रेटर पार्टिकल साइज। सही है। ग्रेटर कहा तो इसका मतलब है इसका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर की हो सकता है। चलिए इतनी आसानी से आप देख रहे हैं, यानी आप इसे नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। विजिबिलिटी पार्टिकल्स की क्या है, यस विजिबल। सही है। हमें पार्टिकल्स बाकायदा नजर आते हैं और यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट वन में आपसे कहूँ क्या टिंडल इफेक्ट क्या है, होगा तो आप कहेंगे यस स्कैटरिंग पॉसिबल। सही है। स्कैटरिंग पॉसिबल का मतलब क्या है, वहां पर स्कैटरिंग पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर आप इस सेंट सॉल्यूशन या सेंट प्लस वाटर में से लाइट रेज को पास करवाते हैं तो देखेंगे स्कैटर सेटल डाउन है ना, तो इसका मतलब है कि आप उसे क्या करेंगे, पार्टिकल कुछ और भी तो होंगे जो यहाँ से वहां टेक करते हुए नजर आएंगे, तो टिंडल इफेक्ट ज्यादा। ट्रांसपेरेंट के बाद क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। इसलिए कि सेंट भी तो प्योर नहीं है, वहां पर भी तो डिफरेंट चीजें मौजूद है। सही। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांस टर्बिड होता है, क्लाउडी होता है। इसी तरह की बात करूं तो हेटेरोजेनस क्लोराइड्स भी क्या होते हैं, हेटेरोजेनस। लेकिन अगर आप इसके लिए देखते हैं हमें नजर आते हैं होमोजेनस, बट एक्चुअली क्या होते हैं, हेटेरोजेनस। सही है। बट एक्चुअली क्या होते हैं, हेटेरोजेनस। क्या इसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं? कुछ पार्टिकल्स फिल्टर आउट हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स फिल्टर आउट नहीं होते। सही है। ग्रेटर 1000 नैनोमीटर नो, ये इसका साइज लेस देन सस्पेंशन होता है, लेकिन मोर देन क्या होता है, सॉल्यूशन।
सही। और फिर आपसे कहूँ क्या पार्टिकल्स विजिबल है, तो आप देख रहे हैं, अगर आपने कोलॉइड नहीं देखा तो पेंट, मिल्क, blood, they all are the best one example of the colloids. तो आपके पास क्या है, इस colloid के लिए आप कहेंगे यस, यहाँ पर भी particles visible है, और scattering यस, less than होगी suspension। यानी आपके पास अगर आपसे कहा जाए पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर दें, तो सबसे ग्रेटर पार्टिकल साइज किसका है, सस्पेंशन, फिर किसका है कोलॉइड, और फिर किसका है सॉल्यूशन। और इसी हिसाब से आप तमाम प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट कह सकते हैं आप, ये थिक लिक्विड के तौर पर, या फिर ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस के साथ भी नजर आता है। इज इट क्लियर? सही है। टेम्परेचर इफेक्ट आपके पास किसमें स्टैंडिंग ऑफ लाइट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ डिसॉल्व है सॉल्यूशन में सबसे कम। सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा होगा, सस्पेंशन, और आपके पास कोलॉइड में कुछ जो है वो सॉल्यूशन से ज्यादा है, लेकिन सस्पेंशन से कम होगा। चलिए ये अलग बात है कि आप कहें कि सैंड या फिर इस तरह, लेकिन सस्पेंशन वो भी तो है ना। मैंने सिर्फ सैंड प्लस वाटर तो सस्पेंशन नहीं हो सकता। सस्पेंशन वो भी तो चाक पाउडर जो वाटर में डिसॉल्व कर दे। आप डिस्टेंबर जो आपके पास पीन बकेट से निकल रहा होता है पाउडर, आप उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या हो रहा होता है, जब आप उसे डिसॉल्व करते हैं तो आपको क्या नजर आती है, सेम सस्पेंशन। एक और बात है सस्पेंशन की, और एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा एंटीबायोटिक सिरप ये जाते हैं, तो उस बॉटल के अंदर पाउडर होता है, और आप क्या करते हैं, उस पाउडर के अंदर वाटर को ऐड मेजरिंग कप से, और जब आप उसे शेक करते हैं, तो आप जब उसे कभी उसकी विजिबल अपीयरेंस देखी है, तो आपको नजर आता है कि वो सिर्फ वाटर नहीं बल्कि उसके ना छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। दैट इज द बेस्ट वन एग्जांपल ऑफ द सस्पेंशन। इसीलिए कहा कि इसमें पार्टिकल साइज नजर आता है, विजिबल है, और उसमें फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, और इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा किसमें होगा, सस्पेंशन। जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन में होती है कॉन्सेंट्रेशन, और जिसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए बनाई जाती हैं क्या, यूनिट्स। सही है, कॉन्सेंट्रेशन और यूनिट। अच्छा, अब इस यूनिट्स में क्या आपके पास एसआई यूनिट है, पहले ही पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, मोलैरिटी। और इस मोलैरिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप इसे क्या कहते हैं, मोल पर लीटर, या फिर आप उसे किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल एम से। इसी तरह अदर यूनिट्स में आपके पास क्या और अदर यूनिट्स में एक और नाम आता है, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। सही है। मोलैरिटी क्या होता है, अगर आपसे कहूं तो मोल्स पर किलोग्राम, यानी सॉल्यूट के मोल्स लिए जाए, सॉल्वेंट की मेजरमेंट की जाए, सही किसमें, किलोग्राम्स। इसे आप मोल पर किलोग्राम करिए, या फिर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करें, मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो दैट इज द स्पेलिंग डिफरेंस, मोलैरिटी आर एंड मोलैरिटी एच, लेकिन फॉर्मूला और कैलकुलेशन डिफरेंस भी नजर आता है। सही है। मैं आपके सामने अगर कभी ये कह दूं कि मुझे मोलैरिटी बता दीजिए 0.2 मोल इन 5 VMQ, तो आपने 0.2 को इससे डिवाइड किया 5, लेकिन अगर क्यूबिक डेसीमीटर में नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द क्यूबिक डेसीमीटर। सिमिलरली मैं आपसे क्यूबिक डेसीमीटर इन क्यूब ये रिक्वायरमेंट 0.5 मोल है। चलिए एन जो है वो अगर मैं आपके सामने लिखूं 500 ग्राम्स, और मैं कहूँ इसकी मोलैरिटी बता दो, अब आप क्या करोगे, 0.5 तो लिखा, लेकिन ग्राम्स को किस में लेकर जाओगे, किलोग्राम्स में, और आपके पास आंसर क्या बनेगा, 1 मोलर सॉल्यूशन। सही, दैट इज नॉट मोलर, मोलर सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट वन आपके पास होता है मोल फ्रैक्शन। लास्ट क्लास में भी हमने इस पर काफी बात की थी। मोल फ्रैक्शन जब पढ़ा था हमने कि केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन एक से ज्यादा कंपोनेंट पर क्या है, डिपेंड करता है। बोर्ड पर देखिए और मेरी बात को समझिए।
अगर सोल्यूशन एक से ज्यादा जो है वो चीजों में क्या करता है, कंसिस्ट करता है। और मैं आपसे कहूँ मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करके बता। सही है, मोल ने कहा, क्या कहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करके बता। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप मोल ऑफ ए निकालेंगे, आप मोल ऑफ बी निकालेंगे, और आप क्या निकालेंगे, मोल ऑफ सी। सही है, जब आपने ये काम कर लिया तो साथ साथ आप क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जब आपने ये काम किया तो आप यहाँ लिखेंगे मोल ऑफ ए और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोल ऑफ ए, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो दैट इज द मोल फ्रैक्शन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी को जब भी ऐड करेंगे, जितनी भी चीजें हों, आप जब भी ऐड करेंगे, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन शुड बी इक्वल्स टू व्हाट वैल्यू, 1। सही है, वहां पर हमेशा वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो चलो जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मोल है 0.2, बी के लिए मोल्स हैं 0.4 और सी के लिए 0.6। सही है, अब आप लोग मुझे क्विकली फाइंड आउट करके बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, करके बताओ जल्दी से। सबको क्या करोगे, ऐड, आपने मोल ये रहे, ये मैंने मोल लिए हैं, इनको क्या कर लोगे, ऐड, ऐड करने के बाद क्या करोगे, आपके पास एंड डी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और फिर आप करोगे डिवाइड 0.16। सही है, आपने क्या किया, 0.2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1.2 और आंसर क्या आएगा, 0.6। सही है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बहुत आसान सी बात कहेंगे कि बस अगर हम XB और XC भी निकालें, XB भी निकालें और XC भी निकालें, 0.33 होगा XB और 0.4 divided by 1.2, yes 0.33 और 0.5 होगा आई थिंक ये सेकंड सी एक्स, यस, यानी आपके पास 0.6 divided by 1.2, 0.5 ऐड करके देख लें, it will be approximately equals to 1। सही है, तो that is the interesting point कि आपके पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर सम ऑफ मोल फ्रैक्शन तो किसके बराबर होगा, 1 के। नोट डाउन कीजिए क्विकली, पिक्चर लेनी है, पिक्चर Sum लेनी of mole fraction होगा सम ऑफ always फ्रैक्शन। always पिक्चर क्यों नहीं ले रहे हैं? just हो गया एक और यूनिट है कंसंट्रेशन की मेजरमेंट के लिए, और वो यूनिट आपके पास में रहेगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सही, इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आपको ये बात याद रखनी है, जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ बस उसी के अकॉर्डिंग, कि अगर आप परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है 10% जो है, अगर मैंने आपसे कहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सही है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट भी क्या है, वॉल्यूम, और सॉल्वेंट भी क्या है, वॉल्यूम, और परसेंट का मतलब क्या है, टोटल 100। तो इसका मतलब है यहाँ 10 मिलीलीटर होगा सॉल्यूट और 90 मिलीलीटर क्या होगा, सॉल्यूट। सही है ना, 10 मिलीलीटर क्या होगा, सॉल्यूट
और 90 मिलीलीटर क्या होगा, सॉल्वेंट। यानी मैं आपसे बोलूंगा तो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, लीटर बाय लीटर लिखा है, डीएमक्यू बाय डीएमक्यू लिखा है, तो आपको पहचान जाएंगे दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आप क्या कहेंगे 45 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड और इसका मतलब 55 मिलीलीटर क्या है, वाटर। सही, तो ये बड़ी आसान सी बात है जिसमें हम बहुत ज्यादा आपको कम नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसी तरह लिखा है 10% फॉर एग्जाम्पल 20% वेट बाय वेट, या फिर ऐसे लिखा है मास बाय मास, तो मेरा ख्याल है अब आपको ये बात और समझ में आएगी। मास बाय मास का मतलब सॉल्यूट का भी मास है और सॉल्वेंट का भी क्या है, मास। सही है, तो ये आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है, अक्सर आ जाता है कि बताइए इसमें ना सॉल्यूट की वैल्यू क्या होगी, सॉल्वेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या ये सब आपने नोट डाउन कर लिया। लेकिन इस चैप्टर की हमें कुछ बातें ऐसे की याद रखी हैं, इस सॉल्यूशन की टाइप्स हमें ये तो पता है सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है। सही है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आपके पास सॉल्यूशन अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनकी हम एग्जाम्पल दे देते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स। मिक्सेबल लिक्विड जैसे है कि जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि वहाँ क्या उस अल्कोहल में वाटर को ऐड किया गया है नहीं, ना तो डेंसिटी डिफरेंस है, ना ही कलर डिफरेंस है, और ना ही स्पेसिफिक प्योरिटी का। यानी फॉर एग्जांपल लेमन जूस प्लस वाटर। सही, तो मिक्सेबल का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली क्या होते हैं, मिक्स्ड हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, ऐसे लिक्विड्स को आप क्या कहते हैं, मिक्सेबल। हम देख के नहीं बता सकते, केमिकली चेक। फिर आते हैं इनमिक्सेबल, बहुत आसान है इन्हें पहचानना। इनमिक्सेबल मेरा ख्याल है मिक्सेबल का ऑपोजिट है ना, आप लोग पहचानते हैं फौरी तौर पर। इनमिक्सेबल मतलब जो कि क्या है, कंप्लीटली मिक्स नहीं है, यानी अगर हम ये कहें कि इनकम्प्लीट या नो मिक्सिंग, सही है, इनकम्प्लीट मिक्सिंग करिए या नो मिक्सिंग करें, और आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी, ऑयल प्लस वाटर। सही है, अब आपके पास एक और भी होते हैं जो कहलाते हैं पार्शियली मिक्सेबल। क्या मतलब है इसका, पार्शियली मिक्सेबल। पार्शियली मिक्सेबल का मतलब क्या है, कुछ हद तक मिक्स है और कुछ हद तक मिक्स नहीं। तो जो पार्शियली मिक्सेबल है उसके अंदर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बेंजीन प्लस फिनॉल, क्या इसकी एग्जांपल है या नहीं। आपकी बुक में ना 2 से 3 एग्जांपल है और वो लास्ट इसमें से एक एग्जांपल आ चुकी है, तो मेरा ख्याल है और ये आसान टॉपिक है, तो इसमें से उन्होंने एग्जांपल उठाए कि बताओ इसमें से कौन पार्शियली इनमिक्सेबल की एग्जांपल है। तो आपके पास वहाँ बेंजीन और फिनॉल और मिथाइल अल्कोहल इस तरह की 2-3 एग्जांपल है। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन वो वहां पर उन्हीं एग्जाम्पल को फॉलो करवाते हैं जो आपके बुक में मौजूद है। सही है ना, तो बनाया मेहरबानी आपको वहां से देखना है, पार्शियली मिक्सेबल का वर्ड बता रहा है जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, कुछ हद तक डिसॉल्व है और बाकी हद तक डिसॉल्व नहीं है। सही है, अच्छा फिर अगर मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट वन, Yes, yeah, percentage volume by volume, oh, sorry, volume. Weight by weight और mass की example दे दीजिए। बिल्कुल देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो है मैंने यही जो सॉल्यूशन बनाया है, मैंने उसके वॉल्यूम को मेजर नहीं किया, मैंने इसे रख दिया है डिजिटल बैलेंस पर और मैंने उसके ग्राम्स क्रिएट कर, तो दैट वुड बी द मास मास। यानी मैं आपसे कहूँ 25% मास बाय मास मैंने सॉल्यूशन बनाया है, तो इसका मतलब मैंने वहां पे क्या किया है, 25 ग्राम्स मैंने HCl के मेजर किए हैं और 75 ग्राम्स मैंने वाटर के मेजर। इसे percentage समझने के numericals होते हैं, वो numericals भी आता है volume by volume और वही बताया मैंने आपको, ये एमसीक्यूज में इसी तरह है। basically सही है, अच्छा फिर उसके बाद जब आपके पास ये वाली सिचुएशन आती है ना, तो आप यहाँ पर पढ़ते हैं एक लॉ व्हिच इज द इम्पोर्टेंट लॉ व्हिच इज नोन एज द राउल्स लॉ। सही है, क्या पढ़ते हैं, राउल्स लॉ। अच्छा अब इसमें ना राउल्स लॉ क्या है, बहुत आसान है, पहले तो आप इसमें एग्जांपल समझेंगे और फिर आप मेरे साथ बात करेंगे। राउल्स लॉ में क्या होगा आपके पास, सिंपल,
एक सॉल्वेंट है, सही है, और वो सॉल्वेंट है वॉलेटाइल। हमने लिक्विड्स में पढ़ा था ना, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं जो आसानी से रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, सही है। सॉल्वेंट प्योर है और वॉलेटाइल है। मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड कर दिया। और से सुनना मेरी बात, जब तक ये प्योर सॉल्वेंट था ना, इसका अपना वेपर प्रेशर, सही है, यानी इसका अपना एक कोई वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जब मैंने इसका क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब है, वो तो एवोपरेट नहीं हो रहा, वो तो जाके क्या करेगा, वो तो जाकर इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ स्टिक हो जाएगा, ऐसा ही है ना, चलिए यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। तो होता क्या है कि इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो पहले ज्यादा था अब क्या हो जाएगा, that condition is known as, सही है, that condition is known as the Raoult, हम इसको राउच लॉ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, अगर आप गौर से देखें, अब तो ये सॉल्वेंट नहीं, आपका माइनस क्या बन गया है, सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सही है, सॉल्वेंट। क्यों सॉल्वेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेपर प्रेशर वही कॉज कर रहा है, सही है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। जी दोनों वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड से दोनों लिखा है ना मैंने, देखिए प्योर सॉल्वेंट कहा और मैंने उसके लिए बात क्या समझाई, वॉलेटाइल, और यहाँ पे क्या समझाई, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल और सॉल्वेंट क्या है, वॉलेटाइल। कौन एवोपरेट करेगा, सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर पहले किसका ज्यादा था, सॉल्वेंट का, जब हमने सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, सही है। जब आप ये क्वेश्चन असाइनमेंट आते हैं x1, यानी अगर मैं किसी सॉल्यूशन के लिए बात करूं तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 1 के, सही है। जब मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनली साइन हटाऊं तो दैट बिकम्स द p नॉट, और ये p नॉट क्या है, p नॉट है आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर का मतलब समझ रहे हैं ना, प्योर का मतलब जब हमारे पास इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं है, सही है। तो आपके पास क्या क्या आएगा, पी नॉट, और यहाँ क्या आएगा, x1। लेकिन मैं इस x1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ, कैसे निकाल सकती हूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं यहाँ x1 की वैल्यू ये कह सकती हूँ, क्या निकल सकती है, 1 माइनस x2, am I right? तो आपने ये बिल्कुल ये फॉर्मूला मजीद मॉडिफाइड होता चला जाएगा, तो p इक्वल्स टू p नॉट, यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस x2। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को मजीद देखूं तो p इक्वल्स टू p नॉट, p नॉट और माइनस क्या आएगा, p नॉट x2, सही है। मैंने इस p नॉट x2 को अगर वहां शिफ्ट कर दिया तो आपको कुछ समझ आ रही होगी कि मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करना है और p को यहाँ लेकर आना है, सही है। तो क्यों ऐसा, जरा देखते हैं, हमारे पास क्या बन रहा है, p नॉट माइनस p इक्वल्स टू, फिर क्या आएगा, p नॉट x2 है, सही। यानी आपके पास p नॉट माइनस p इक्वल्स टू क्या आएगा, p नॉट x2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि p नॉट क्या था, तो आप कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ फोर सॉल्वेंट, और p क्या था, the decrease in vapor pressure of the solution, यानी वेपर प्रेशर कितना कम, कंप्लीट सॉल्यूशन का और एक सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट। अब आप इसे डेल्टा p भी कह सकते हैं, और आपके पास फॉर्मूला बनेगा p नॉट x2 के नाम से। दैट इज द होल कंडीशन, जो मैंने आपको ये समझाई है। किसी को अगर ये बढ़िया समझ में आ गई तो वो राउल्ट लॉ के लिए बात बड़ी आसानी से कर सकता है। क्या कहा मैंने, सॉल्वेंट था वॉलेटाइल जो बड़ी आसानी से एवोपरेट होगा, हमने उस सॉल्वेंट में क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट यानी सॉल्ट ऐड कर दिया, अल्कोहल वाटर, सही है। या मेरे पास गैसोलीन है, या मेरे पास जो है वो एसीटोन है, वो एक वॉलेटाइल है, मैंने उसका अपना वेपर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जब मैंने उसमें उसको सॉल्यूशन बनाना चाहा, सॉल्यूट किया, फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्ट किया, उसमें ऐड कर, सॉल्ट तो नॉन वॉलेटाइल है ना, तो वो उसे ही अब एवोपरेट होने नहीं देगा, उसका वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम। एंड दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द राउल्ट्स लॉ, सही है। जिसमें आपको एक शॉर्ट न्यूमेरिकल अगर देख लिया जाए
चेंज इन वेपर प्रेशर की वैल्यू ये है, सही। और आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने हैं और प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू ये है, तो आप आसानी से वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। इसे आप लोगों ने देखना है। हम इससे रिलेटेड कल जब एक छोटी सी वर्कशीट में आपको दे दूंगी, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि इसके एमसीक्यूज बनेंगे कैसे, सही। इसे नोट डाउन करके पिक्चर लीजिए, पिक्चर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगी। Done? अच्छा, अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ना सॉल्यूशन की दो टाइप्स है। एक कहलाती है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, एक क्या कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन और एक क्या कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब बहुत आसान है, यानी जो फॉलो करेगा, सही है, या ओबे करेगा किसे, राउल्ट्स लॉ को, वो क्या बन जाएगा आपके पास, आइडियल सॉल्यूशन, सही है। इसका मतलब है ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन, सही है। लेकिन जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल। अच्छा, अब आप लोग इतनी गलतियां कर लेते हैं, आपके जहन में तो आइडियल से रिलेटेड एक ही कहानी है, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, आपके जहन में सॉल्यूशन होता ही नहीं है। लेकिन बात बहुत आसान, which obeys the Raoult's law, it will be the जो है वो ideal solution। अच्छा, ideal solution की अपनी characteristics है, सही है। क्या है characteristics है, बोर्ड पे देखिए। पहली तो हमें पता चलती है, क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। दूसरी भी पता होनी चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर हमें कुछ ना कुछ जरूर नजर आना चाहिए। ये इंटरेक्शन था, तभी तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हुआ है, चलिए नेक्स्ट वन। वहां पर डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंथैल्पी। इस सॉल्यूशन को बनने में एंथैल्पी चेंज लिखना है जीरो, सही है। और दूसरी एक और बात, डेल्टा वी वुड बी जीरो, यानी वहां पर चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, जीरो, सही है। इसका मतलब जिसने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक शो की होंगी वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को बनाने में आपके पास चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, डेल्टा एच जीरो है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, नॉन आइडियल तो सॉलिड सॉल्वेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो राउल्ट्स लॉ को वे तो नहीं कर रहे हैं, वो डेल्टा एच चेंज कर सकते हैं, वो आपके पास डेल्टा वी चेंज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज द पर्टिकुलर कंडीशन। चलिए, ये सारी बातें आपके पास रिकॉल करने के लिए हैं, जिसे आपने रिकॉल करना है। लेकिन इसके बाद जो आपके पास आता है, इट इज नोन एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए, क्या आता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चलिए जरा उसे देखते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो है, यानी जो सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टीज कंसीडर की जाती है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या कहा हमने, किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, चलिए किस पर डिपेंड करेंगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो या ज्यादा हो तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज। चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पे कहूँ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, इस डिक्रीज फॉर्म में किसी भी ऑल्टरनेटिव टर्म से नहीं, बल्कि ऐसी टर्म से आपसे पूछो जहां पर डिक्रीज के मीनिंग बड़े क्लियर, सही, डिप्रेशन के,
कम करना कह दूं, सही, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास वहां पर वेपर प्रेशर पहले ज्यादा था, अब जो है वो क्या होना शुरू हो गया है, कम होना शुरू हो गया है, किसी भी तरह की वर्डिंग यूज करो, लेकिन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सही है। तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आप यहाँ होगा क्या, कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, सही है ना, मतलब पहले ज्यादा था फिर आपके पास कम हो रहा है, लेकिन अगर ये अमाउंट में बढ़ा दूं बहुत ज्यादा, सॉल्यूट की क्वांटिटी में यहाँ पे क्या करूं, बढ़ा दूं, तो वेपर प्रेशर मजीद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, नहीं, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, Which further increase सही है, डिक्रीजेस the vapor pressure. वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब तो सॉल्यूशन बन गया है ना, सही है, तो वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, कम हो जाएगा। नंबर 2, एक और है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस बात का मतलब बताएं, एलिवेशन का मतलब क्या है, एलिवेट करना मतलब इंक्रीज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा, कैसे, इसका मतलब एक बड़ी सिंपल सी लाइन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हो तुम लोग, क्या लिखते हैं हम, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या करेगा, सही, एलिवेट और इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले कम था, अब क्या हो जाएगा, ज्यादा, सही। तो ये आपको प्रेडिक्ट करना है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, वेपर प्रेशर का कम होना, बॉइलिंग पॉइंट का एक्सीड करना, तो ये सॉल्यूशन की है। अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अच्छा व्हाट अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉइंट मुझे बताएगा कि आपको मेरी क्या बात समझ आ रही या फिर नहीं। मैंने सिर्फ इतना लिखा यहाँ पर, थर्ड वन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, जी बताइए ना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी सॉल्यूट ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम, कम से कम, हेडिंग मतलब बता रही है, लेकिन ये सब प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए फिर आपके पास एक और प्रॉपर्टी है विच इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, चलिए क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, क्या आपने कभी ऑस्मोसिस का नाम यकीनन कम ही सुना है, लेकिन आप सबने एक नाम जरूर सुना है, और आप सब उसे जानते हो, डिफ्यूजन, जानते हो, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ molecules or particles from higher concentration towards lower concentration, यहाँ पर भी ऐसे ही, ऑस्मोसिस में ऐसा ही है, जरा बोर्ड पर देखिएगा, मैंने यहाँ पे रखा हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सही, और आपके पास मैंने यहाँ पर एक ट्यूब ऐड की है और इसके अंदर लगी है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इस वर्ड का मतलब बता सकते हैं आप लोग, क्या मतलब है इसका, मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर आपने कभी अनियन देखी और आप उसे जो है वो उसका उसका जो है पील आउट करते हैं, तो क्या होगा, वहां पे जो फाइन लेयर निकलती है ना, ट्रांसपेरेंट, दैट इज लाइक द मेम्ब्रेन। अच्छा, कभी आपने बॉइल्ड एग देखा हो, तो जब हम उसका शेल रिमूव करते हैं तो वो भी उसके ऊपर एक वाइट कलर की जो है वो लेयर आती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, कुछ चीजों को जाने देगी और कुछ चीजों को जाने नहीं देगी, यानी सिलेक्टिविटी है फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सॉल्यूशन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन सेम तो, लेकिन वहां पर आप क्या लिखते हैं, with the help of the semi-permeable membrane, movement of higher concentration towards lower concentration with the help of the semi-permeable membrane, it is called as the osmosis। अब बिल्कुल यहाँ पर यही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा, जहां पर पार्टिकल ज्यादा है, सही है, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, तो यहाँ पर डेवलप हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब होगा अगर मैं सॉल्यूट बढ़ा लूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है,
क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं और उस मूवमेंट में क्या होती है वहां पर, अगर आप कहेंगे यहाँ से आसानी तो हो सकता है कुछ पार्टिकल्स जा रहे होंगे और कुछ पार्टिकल्स नहीं जा रहे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है आपके पास यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होने से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। यानी हर पार्टिकल को जल्दी है कि मैंने ये मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेनी है, लेकिन वहां पर प्रेशर का मतलब क्या होता है? एरिया स्मॉल है और फोर्स क्या है? ज्यादा। सही। तो यहाँ तक हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। इसकी पिक्चर लेंगे, पिक्चर लीजिए, उसके बाद मेरा टॉपिक चेंज करना है क्विकली। हमें डन। और इसके बाद इसका जो आखिरी है वो ये कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। कोलॉइड्स पर तो हम अभी बात कर चुके हैं, लेकिन कोलॉइड्स में ना एक टाइप वहां पर लिखी हुई है कि टाइप्स ऑफ कोलॉइड। हमने अभी ऐसे ही पढ़ा कि कोलॉइड्स की जितनी भी बातें पढ़ी ना कि पार्टिकल साइज सस्पेंशन से कम है, लगता होमोजेनस है लेकिन एक्चुअली क्या होता है? हेटेरोजेनस। फिल्टरेबिलिटी बहुत कम है। इसकी विजिबिलिटी हाँ नजर आता है कि पार्टिकल्स हैं। थिकर होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, टर्बिड है, ट्रांसल्यूसेंट है। चलिए, लेकिन आपके पास कोलॉइड्स की क्या होती हैं? टाइप्स। और ये बिल्कुल ऐसी टाइप्स हैं कि आप ये कहें कि आपके पास यहाँ कौन सा मीडियम है और किस रेफरेंस मटेरियल के अंदर उसे आपने रखा है और उसकी वजह से आपके पास एक टाइप ऑफ कोलॉइड जनरेट हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपसे, मैंने आपके सामने एग्जांपल ये मैंने आपसे कहा मेरे पास एक कोलॉइड की टाइप है, उसका नाम है इमल्शन। उसमें आप अपनी रूटीन लाइफ में अगर देख सकते हैं तो इमल्शन इज द एग्जांपल ऑफ द मिल्क। इसमें क्या हो रहा है? जो मीडियम है वो भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम, और जो डिस्पर्शन फेज है वो भी क्या है? लिक्विड है। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया। चलिए, इसी तरह मैं आपसे जेल की बात करूं, इसी तरह मैं आपसे इमल्शन, इसी तरह इमल्शन की तरह क्या है? सॉल्ट, जेल। ये आपकी बुक के अंदर ना एक टेबल बना हुआ है, और आप इस टेबल को अगर याद कर लेंगे तो आपके तकरीबन 1 से 2 MCQ सिक्योर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपके पास ये वाली बात आसानी से पूछी जाती है। इमल्शन, सॉल्ट, जेल। सही है। एरोसॉल अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा बताओ एरोसॉल क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे एरोसॉल तो इसे कहते हैं वेपर्स को कहते हैं। वो गैस गैस से भी बन सकता है, और वो क्या हो सकता है? गैस लिक्विड से भी हो सकता है। आप स्मॉलर लिक्विड को गैस के अंदर डिसॉल्व करें तब भी एरोसॉल जनरेटेड होता है। सही है। जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप उसे उठा के जो है बिल्कुल रट्टा लगा लें, थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा कि वहां पर कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। सही है। लिक्विड लिक्विड में कौन है, लिक्विड सॉलिड में कौन है, जैसे एल्कलॉइड्स क्या हो सकती हैं। तो ये वाले मीडियम्स आपको याद रखना पड़ेंगे। तो ये चैप्टर क्या था? हमारा सॉल्यूशन है कोलॉइड्स। सही है। जिसके अंदर थोड़ी सी रीडिंग ज्यादा है, अगर आपने रीडिंग नहीं की तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको अगर याद हो तो हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में कभी पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री। वे सबने एक और चीज कही स्टार्टिंग में चल रही है ग्रीन का होता है कि कोलॉइड्स का और एक और चीज देखी आपने उसे सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड्स, और वो पार्शियली पार्शियली मिक्स्ड लिक्विड्स।
हमने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। थर्मोकेमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके लिए मैं आपको बता दूंगी, आपको सबसे पहला डिफरेंस किसका पता होना चाहिए, एक्सोथर्मिक का और किसका, एंडोथर्मिक। एक्सो जिसमें हीट क्या होगी आपके पास, रिलीज, और एंडो जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सही है। अच्छा, जितने भी कंबशन या बर्निंग रिएक्शन है, कंबशन या फिर जितने भी क्या है, बर्निंग रिएक्शन है, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अच्छा बताओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स एनर्जेटिक होते हैं एक्सो में, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, कम एनर्जेटिक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एंडोथर्मिक की एग्जांपल क्या हो सकती है, तो आप क्या कहोगे, डी कॉम्पोजिशन, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है ज्यादा और रिएक्टेंट क्या होता है कम। मुझे आपको यहाँ पर दो बातें डिस्कस करनी है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, और एक मुझे बॉर्न हैमर साइकिल से रिलेटेड बात करनी है, क्योंकि वो हमने नहीं पढ़ा था, तो उन्हें डिस्कस करना जरूरी है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में मैंने यहाँ पे लिखा एनर्जी चेंजेस, बोर्ड पे देखिए पहले, मैंने यहाँ लिखा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के लिए जो आपके पास एनर्जी है, मैं उसे कह दिया H1। अगर किसी को याद नहीं है ना कि मैं H क्यों लिख रही हूँ, तो H एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, सही है, जिसको आप क्या कहते हैं, इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब क्या था, आपको रिमाइंडर के तौर पर बता रही हूँ, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सही, सिस्टम हर वो चीज होती है जो कि हमारे भी अंडर ऑब्जर्वेशन है या फिर क्या है, अंडर कंसिडरेशन। अब यहाँ है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और मैंने यहाँ क्या रखा है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। सही, ये मैंने इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपसे कहूँ बेटा, इस डायग्राम को देखकर आपको क्या लगता है कि ये जो आपके पास रिएक्टेंट है उसकी एंथैल्पी या उसकी एनर्जेटिक या उसकी एनर्जी क्या है, कम, और प्रोडक्ट के लिए क्या है, ज्यादा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ऐसे निकलेगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू H2 माइनस H1। और H2 किसका है, प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब वो तो ज्यादा ही है, इसका मतलब डेल्टा एच हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। सही ना, इतना मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो आना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब मैंने एक और डायग्राम है, इसमें मैंने रिएक्टेंट को रखा यहाँ, दैट इज H1, और प्रोडक्ट को प्लेस किया यहाँ, एंड इट वुड बी H2। सही है, जरा बोर्ड पर देखिए, मैंने यहाँ पर जो है x एक्सिस और y एक्सिस पर सेम चीजें हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुझे बताओ कि यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, तो आप लिखेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। सही है, इसका मतलब है यहाँ डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। तो अब आप लोग मुझे देखकर और पहचान के बता सकते हैं इसमें से एक्सोथर्मिक कौन है और एंडोथर्मिक कौन है। ये क्या है आपके पास, इसका मतलब मैंने तो ये आपकी हेल्प करने के लिए लिखा ना, लेकिन कभी कभार सिर्फ ये डायग्राम अरेंजमेंट के साथ आती है, पर हमें कहा जाता है डेल्टा एच निकाल। तो डेल्टा एच में हमेशा याद रखेगा, रिएक्टेंट इज H1 एंड प्रोडक्ट इज H2, और फॉर्मूला क्या बनता है, H2 माइनस H1। इसका मतलब यहाँ अगर नेगेटिव का आंसर है, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और यहाँ प्लस का आंसर है, तो आप उसे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर, यानी हम आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देकर बता देते हैं और पूछते हैं प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल करवा रही हूं, पहले से नोट डाउन करें जल्दी से, और मैं एक एग्जांपल करवा रही हूं, उसे फिर सॉल्व करके बताएं।
हमें डन लिखे in an unknown chemical reaction देखिए एनालिसिस कैसे शेयरिंग question क्वेश्चन in an unknown chemical reaction $75 joules and minus 30 joules are enthalpy of reactant and product respectively. Of reactant and product respectively. Predict whether the reaction is exothermic or endothermic. Predict whether the reaction is exothermic or endothermic. Solve करें. H2 minus H1 apply करें साइंस का ख्याल रखें. इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम डेल्टा H equals to H minus H1 तो जरा साइंस का भी ख्याल रखें. एक्सोथर्मिक वर्ड रिएक्टेंट कितना था 75 ऐसा ही है ना और प्रोडक्ट कितना था आपके पास -30 और आप जानते हैं डेल्टा एच निकालना है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस लेकिन साइन आएगी माइनस की हमें तो साइन से मतलब है और जिसका साइन नेगेटिव आएगा वो हमेशा क्या होगा एक्सोथर्मिक. सही है क्या यहाँ पर बात क्लियर है. तो कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे बॉन हैमर साइकिल टाइम पर आ जाइएगा. सही है तो बजाय इसके लिए कंडीशन पूछी जाए कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए आज हम नहीं आ जाओ सीधा सीधा क्लास लेने आपको जल्दी आ जाओ. आज तो नहीं हुई वैसे लेट उठी फिजिक्स की क्लास तो चली गई हमारी बस अल्लाह तवक्कुल. अच्छा जी कल आ जाएंगे टाइम पर पक्की बात है. चलिए कल हमें इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप करना है इंशाल्लाह और बुक लेकर बैठिएगा ताकि मैं उसमें से आपको चीजें बता दूं. क्या आप लोगों ने ईकेट की बुक्स ले ली टॉपिक है तो कोशिश करिए ना आज थर्मोकेमिस्ट्री का और सॉल्यूशन इन कोलॉइड सुन रहे हैं मेरी बात. सॉल्यूशन इन कोलॉइड एंड थर्मोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करके आइए. उसमें से एक टॉपिक नहीं होगा आपसे जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है वो है बॉन हैमर साइकिल. सही है. इज दैट क्लियर फॉर यू. ओके इंशाल्लाह मिलते हैं